इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस पर दिविक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिविक भाई, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जियो पॉलिटिक्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जान ही गए होंगे कि भाई ग्रीस, इजराइल और साइप्रस, इन तीनों के बीच जो एक ट्राइलैटरल समिट होनी है अगली, उसमें इंडिया को इनवाइट करने की बात कही गई है, इंडिया को शामिल करने की बात कही गई है। तो ये ईस्टर्न मेडिटेरियन में इंडिया का शामिल करना, मतलब समझाइए कुछ आप इसके बारे में। तो देखिए, पहले तो आप अपने घर को सिक्योर करते हैं, उसके बाद आप अपने अड़ोस पड़ोस को सिक्योर करते हैं। मेरा मतलब इंडियन ओशन से है। फिर आप अपने दुश्मन के इलाकों को सिक्योर करते हैं, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो अब सुपर पावर आपको सिर्फ इकोनॉमिकली थोड़ी ना बनना, मिलिटरीली भी तो बनना पड़ेगा ना। तो फिर आपको अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसिस भी चाहिए। अफ्रीका गए, इजिप्ट गए, अब आगे मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन के बाद यूरोप आएगा। तो मेडिटेरियन में हमारी एंट्री हुई है। साइप्रस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स, डिफेंस की एक्सरसाइजेस करना, कॉपरेशन बढ़ाना, इकोनॉमिकली भी हो रहा है। पर डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके साथ आपका डिफेंस का कोई कॉपरेशन है, तो मतलब अब वो आप समझे, वो फ्यूचर में आपका एक बैरियर है, फ्रंट लाइन बैरियर है। वो कंट्री एज अ एक्ट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगी वॉर के दौरान, या आपकी नेवी को, एयरफोर्स को। डिफेंस एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकली तो इंडिया दुनिया के हर मुल्क के साथ कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के। इवन चाइना के साथ भी इकोनॉमिकली कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें ग्रीस, ग्रीस के पीछे बहुत सारी वजह है। पहली तो आप टर्की उठा लें। ठीक है, टर्की, वही बात है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो आपको टर्की को अगर काउंटर करना है, क्योंकि अगर बीच में आपको याद हो, लास्ट ईयर एक खबर आई थी नवंबर दिसंबर में, टर्की में जो प्राइवेट आर्मी है उसके कमांडो $3,500 पर मंथ के हिसाब से आजाद कश्मीर में डिप्लॉय हो रहे हैं। ऐसी खबर आई थी। अब कितनी सच कितनी झूठ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो खबर फिर हवा में उड़ गई। लेकिन आपको कश्मीर का पता ही है वो किस तरह लगे रहते हैं पीछे। फिर मुस्लिम उम्मा वाला भी है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला भी है। अर्तुगल गाजी जब ड्रामा आया था, तो उस टाइम पे उस ड्रामे को इंडिया के अंदर घुसाने के लिए कितनी टर्की के थ्रू फंडिंग आई थी, वो अलग चीज है। उसके बाद फिर आप पीएफआई देखें, पीएफआई में भी टर्की का नाम आया। पीएफआई में भी आया कि टर्की हमें सपोर्ट करेगा, वेपन से भी और फाइनेंशियली भी। तो आपको वही बात है ना कि अजीत डोभाल की एक फेमस लाइन है ना, इफ यू नो हाउ टू डू इट, वी नो हाउ टू डू इट मच बेटर। तो ये वो वाली कहानी, अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको याद हो दिविक भाई, बीच में रोक रहा हूं मैं आपको, नेपाल में टर्की की फंडिंग बहुत ज्यादा है। एक इनका कोई एनजीओ है, मुझे याद आ रहा है, उसके थ्रू बहुत ज्यादा नेपाल में फंडिंग की जा रही है टर्की की। नहीं सर, वो खत्म हो गई जब से ये नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जो ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं ये प्रो इंडिया हैं। और इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे दशक लाजपत नगर दिल्ली में गुजारे हैं। ठीक है, तो दिल्ली वालों को पता है कि जो लाजपत नगर में गुजार रहा है, तो वो जाहिर है इंडिया के पास भी बहुत कुछ है उसके ऊपर, तो वो प्रो इंडिया है। तो इंडिया सिक्योर हो गया आफ्टर न्यू प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर। ठीक है, अगर आप फिर ग्रीस पे आ जाते हैं। ठीक है, ग्रीस का एक तो टर्की का एंगल है, दूसरा आपका यूरोप का गेटवे है। आपको अदानी, 3 पोर्ट्स पे अदानी के डिस्कशंस चल रही हैं, कावाला, वॉलोस, एलेक्स एलेक्स इन 3 पोर्ट्स पे डिस्कशन चल रही है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। और जो ग्रीस का नहीं, यूरोप का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स, जो सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग करता है, जो ग्रीस में है, पिराइडस पोर्ट। उस पोर्ट के भी कुछ टर्मिनल हमें मिलने वाले हैं। और मोदी जी के साथ जीएमआर ग्रुप वाले भी गए थे, तो क्या पता हमें एयरपोर्ट्स भी मिल जाए। जीएमआर ग्रुप का एयरपोर्ट एक्विजिशन और एयरपोर्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा है, ट्रिप पे। ठीक है, तो वो आपका एक फ्रंटलाइन स्टेट भी है। यूरोप में आपका ट्रेड रूट को सिक्योर करने वाला भी है। ठीक है, उसके बाद आपका ईयू की एफटीए हो, ईयू के अंदर लॉबी करना हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा वो उसकी मदद आएगी। साइप्रस और इसराइल का हमें पता है, लेकिन हमें टर्की का, आप ये देखें तो ये टर्की का नीचे का हिस्सा है। टर्की के इस साइड भी देख लेते हैं। टर्की की खानदानी दुश्मनी आर्मेनिया। आर्मेनिया को इंडिया डिफेंस कॉपरेशन कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर मेरे ख्याल से आर्मेनिया के आज भी इंडिया के अंदर ही हैं। उसके अलावा है जॉर्जिया। जॉर्जिया और आर्मेनिया से क्या गुजरता है? आईएनएफटी।
INST। ईरान के थ्रू गुजरता है। आपने अपने ट्रेड रूट, आप सिर्फ अपने ट्रेड रूट सिक्योर नहीं कर रहे, आप अपने मिलिट्री के लॉजिस्टिकल सपोर्ट को भी सिक्योर कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अभी शुरुआत है, मेडिटेरियन की स्टार्टिंग है। ठीक है, ग्रीस हो गया, सुइस कैनाल हो गया, अभी स्पेन में भी आपको पोर्ट मिलेंगे। जो आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है उधर भी आपको पोर्ट मिलेगा। फिर आप डेनमार्क को, आप डेनमार्क वाला स्ट्रेट भी देखिएगा जो रशिया से, सेंट पीटर्सबर्ग से जो जी डेनमार्क से जी जी निकलता जी है, जी जी उधर जी भी जी। इंडिया लगा हुआ है कुछ ना कुछ करने में। तो वो भी हमें खबरें आने वाले 1-2 साल में मिल जाएंगी। तो इंडिया बहुत कुछ ऐसा करता है जो लोगों को नहीं बताता, और वो बताना चाहता भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। मेरे हिसाब से दिस इज नेशनल सिक्योरिटी, बताने की जरूरत नहीं है। बात वही है ना, इंडिया के पास ग्लोबल टाइम्स जैसा कोई भोपू नहीं है जो गला फाड़ के बताए दुनिया को। और आप देखें INFT से, अच्छा इसमें एक वर्ल्ड को भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि एक नेक्सस चाइना का भी इसमें एंगल है। टर्की, चाइना, अजरबैजान, पाकिस्तान। ठीक है, INFT 7,500 किलोमीटर है, कंपेयर टू जो स्विस कैनाल के थ्रू आता है वो 16,000 किलोमीटर है। हाँ 16 ठीक से है, 17, हाँ 16-17 हज़ार किलोमीटर के देखो बीच में। दूसरा आपका ट्रेड रूट क्या है, UAE टू इसराइल रेलवे रूट है। इसराइल के से आपका स्विस कैनाल वगैरह ये सिक्योर हुआ, इसराइल से आपका ग्रीस, और ग्रीस से फिर आपका बाय लैंड आप पूरे यूरोप में जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में, एशिया में बाय लैंड जाने के लिए बहुत एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, यूरोप में नहीं करने पड़ते। यूरोप में कोई टैक्सेशन नहीं लगती, सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है नॉर्मल, क्योंकि वो EU का मैं जो है अगर कि फ्री ट्रेड होगा मैं EU में। तो अगर मैं दिविक भाई ये देख रहा हूं कि इन देशों को भी इंडिया के रूप में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है और इंडिया को भी इनके जरिए एक बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है। तो ये तो बिजनेस की बात होगी। बाकी जो आप डिफेंस वाली बात कर रहे हैं उस पर भी अभी और डिटेल में मैं आपसे पूछूंगा। तो ये बात सही मानी जाए मतलब? सर मार्केट तो बिल्कुल मिल रहा है, मार्केट तो इससे पहले भी मिल रहा था। ठीक है, और मार्केट को इंडिया कभी भी नहीं छोड़ेगा। मार्केट अपनी जगह, इंडिया की यही तो अच्छी बात है, धंधा अपनी जगह और अपने मकसद अपनी जगह। वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है ना, मकसद नहीं भूलना, तो ये वो वाली बात है। लेकिन ये है कि देखें आप, एक और चीज जो मैंने देखी, स्टेटमेंट आप पढ़ें, द 3+1 फॉर्मेट इज सफिशिएंट फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन टू इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी मतलब ग्रीस, क्योंकि ग्रीस का अगर आपको याद हो, ग्रीस इन तीनों मुल्कों के मेरीन टाइम बॉर्डर्स में जाके एक्सप्लोरेशन भी करता है चाइना की तरह। हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं थोड़ा लेट आने वाला था। उसमें 4 चीजें कही गई: पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी तो चलिए बिजनेस वाला मामला हो गया, लेकिन ये जो 3 है ना, पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 शब्दों ने मेरे दिमाग को बहुत खड़काया है कि भाई इसको देखो। क्योंकि जब मैं मैप देखता हूं ना दिलीप भाई, तो बीच में बिल्कुल। टर्की है, इसके इधर जब आप आते हैं तो ग्रीस आ जाता है, उसके जस्ट नीचे साइप्रस है, उसके जस्ट नीचे इजराइल है, इधर फिर अर्मेनिया आ जाता है, इधर फिर यूएई, बिल्कुल। इजिप्ट, नीचे सऊदी आ जाता है। तो ये जो एक घेरा सा दिख रहा है, ये घेरा बड़ा जबरदस्त दिख रहा है मुझे। एक घेरा चाइना के लिए है तो एक घेरा ईरान के लिए भी है, और ये तैयारी है फ्यूचर की, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें वो घेरा फिर अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा। तो ये फ्यूचर की भी तैयारी है। पर अभी तो चाइना के साथ है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ ना। कल चाइना खत्म हो जाता फॉर एग्जाम्पल 5 साल 10 साल, तो फिर इंडिया किसके लिए खतरा? फिर वो चाइना के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए खतरा बनेगा ना इंडिया, जो कि आज भी है। अमेरिका चुप तो अभी भी नहीं बैठा, हर महीने कुछ ना कुछ है ना। आप आप खुद सोचें, क्लिंटन आती है, एक NGO को $500 मिलियन देके जाती है, और उस $500 मिलियन उस NGO की जो भी फाउंडर, चेयरमैन जो भी है, उसको अवार्ड कौन सा मिला है? रॉकफेलर फाउंडेशन का जो अवार्ड है, बिल्कुल रामासो जो। बिल्कुल। और इस अवार्ड विनर जितने भी इंडिया के अंदर हैं, करीब 12 से 13, सब के सब एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू। कहानियां तो, कड़ियां तो जुड़ी जाती हैं अपने आप ही। अमेरिका चुप आज भी नहीं बैठा, लेकिन तब खुल के सामने आएगा, तब हमें इस चक्रव्यूह की जरूरत पड़ेगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसमें आर्टिक एंटार्क्टिका भी है। ठीक है, क्योंकि आर्टिक में वी आर द ओनली पार्टनर। हमें नेचुरल हम्म। रिसोर्सेज भी चाहिए, हमें उसमें भी इंडिपेंडेंट होना है। आत्मनिर्भर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मिलिट्री में भी होना है, हमें इकोनॉमिकली भी होना है, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज में भी होना है। इंडिया पूरे दुनिया भर में माइंस खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है माइंस? ऑस्ट्रेलिया में खरीद रहा है, अफ्रीका में खरीद रहा है, ब्राजील में। इंडिया ने तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, काबिल।
मैं उसका पूरा फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, काबिल नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। उसका काम है सिर्फ ओवरसीज माइंस को एक्विजिशन करना, बस ये उसका काम है टोटल। वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना दूर की सोच रहे हैं। और इस स्टेटमेंट में एक और अच्छी चीज बोली, एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन वाइल यस इंटरकनेक्टिंग मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। वही यार बात, ट्रेड रूट, अपने ट्रेड रूट को सिक्योर करना जो चाइना का बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलाका की वजह से। वो जो उसका बीआरओ था, ओबीओ जो भी है उसका, क्या ओबीओआर, वन बेल्ट ठीक है, वन रोड। वो फेल हो चुका है, टुकड़ों टुकड़ों में है। और टुकड़े टुकड़े भी अगर आप पूरा भी जोड़ लें तो 25% भी नहीं तैयार है उनका। उल्टा जिन मुल्कों में वो तैयार हुआ हुआ है वो मुल्क ही डूब चुके हैं, डिफॉल्ट हो गए हैं। और चाहे इनफैक्ट वो कुछ ऊपर मुल्क के तो मुल्क हो। कुछ मुल्क तो हटने भी लगे हैं। इटली तो हट गया, बोला कि भाई हम नहीं आ रहे चाइना के चक्कर में, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। सर सबसे अफ्रीका का जो पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अफ्रीका से हट गए मुल्क, ठीक है, चाइना से। क्योंकि ब्रिक्स में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक वो वजह थी, दूसरी वजह थी उन मुल्कों को अब काउंटर जो ऑफर्स होती हैं वो अब इंडिया कर रहा है चाइना के आगे। और इंडिया बोल रहा है लो, कोई शर्तें नहीं, सारा ओपन में रखेंगे। जो इंडिया की आदत है ओपन में ही रख रहा हूँ, इंडिया किसी का छुपाता नहीं है। दूसरा है लैटिन अमेरिका, स्पेशली चिली और पेरू। इन दो मुल्कों में तो चाइना का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है। इंडिया के आप इन्वेस्टमेंट्स देखें पिछले 5 साल का, अगर आप ग्राफ निकालेंगे लैटिन अमेरिका में कितनी बढ़ रही है। और करंटली 4 दिन पहले खबर आई थी, इंडिया इज इन टॉक्स विद 4 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एफटीए की टॉक्स, पेरू, चिली, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, अर्जेंटीना नहीं था, यूरुग्वे था, यूरुग्वे के साथ। आप इनके अंदर जाएं तो इनके नेचुरल रिसोर्सेज निकालें, इनके अंदर इंडियन कंपनीज की प्रेजेंस निकालें, जो इंडिया की एमएनसीज हैं, इंडियन ग्रोन, वो प्रेजेंस क्या है, इंडिया ने एलओसीज कितनी दी हुई है इन कंट्रीज के साथ, क्या इंडिया वॉर एक्सरसाइजेस करता है, क्या इनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसमें से एक कंट्री के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई है। इसके अलावा एक आता है क्यूबा, लैटिन अमेरिका में। क्यूबा हमारे लिए दान की तरह था, एक तो वरदान समझ लें, रशिया यूक्रेन वॉर। बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर दुनिया के कुछ मुल्क जिसको रशिया सपोर्ट करता था वो नहीं कर पा रहा था, तो रशिया की वो जिम्मेदारी हमने ली। आज क्यूबा को गंदुम हम दे रहे हैं, चावल हम दे रहे हैं, एलओसीज हम दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ रशिया। तो क्यूबा में जो लोग कहते हैं ना कि चाइना का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो कि है, एक्चुअली है, जो मैं मानता हूँ, पर वो कटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और मजीद कम होता जा रहा है। तंजानिया में अगर पोर्ट लिया है, पोर्ट है तंजानिया में चाइना के पास, तो हमारी आईआईटी भी है। हमारे तंजानिया में $800 मिलियन के एलओसीज भी हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की कंपनीज भी हैं। और इंडिया वहां पर 1 लाख हेक्टेयर जमीन, 80,000 हेक्टेयर जमीन पे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग भी करता है। इंडिया पैन ई नेटवर्क में भी आता है, पैन ई अफ्रीकन नेटवर्क में भी तंजानिया आता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जो कि बहुत माइन्यूट पब्लिकली अवेलेबल है, पर कोई गवर्नमेंट उसके बारे में बात नहीं करती, ढूंढना पड़ता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके। तो दिविक भाई, एक चीज और हमने देखी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, इसके बाद इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन किया कि भाई इंडिया को इसमें शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मुझे याद आता है कि अभी हाइफा पोर्ट इंडिया के पास है और सुएज कैनाल, इजराइल के लिए, हाँ सुएज कैनाल, और इजराइल के लिए इंडिया को इसमें शामिल करने का फायदा क्या होगा? मतलब एक तरफ तो वो इंडिया से ऑलरेडी हम ज्यादा कनेक्टेड हैं, हमारे बिजनेस चल रहे हैं, पोर्ट भी हमारा वहां पे एक आ गया है, लेकिन इसके अलावा इजराइल को क्या फायदा होने वाला है अगर हम टर्की के नजरिए से देखें तो? टर्की के नजरिए से देखें सर, इसराइल का अगर कोई एक डिसएडवांटेज है ना डिप्लोमेटिकली, जहां उसके पास आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन और रिलेशंस में, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इसराइल। इंडिया के पास उसी चीज का एडवांटेज है, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिलिट्री कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सबको पता है, मिलिट्री माइट भी है। और इसराइली, स्पेशली इसराइली पब्लिक का तो प्यूर रिसर्च डेटा भी अभी आया था कि 70% प्लस इसराइली इंडिया को इंडियंस को अपना सबसे भरोसेमंद ज्यादा मानते हैं। भरोसेमंद, बिल्कुल। अमेरिकन से ज्यादा मानते हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू, देखो सर, वो बात है ना, नेशनलिस्ट है। दुनिया में जितनी भी नेशनलिस्ट रिजीम्स होती हैं उन सबका एक ही दुश्मन होता है, कबाल। ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ क्या हो रहा है इसराइल में, जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर कितने धरने दिए जा रहे हैं और कितनी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो जारी रहे है। हैं, बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। कौन करवा रहा है? वही बात है, उधर आपको इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी क्योंकि इंडिया वही काम कर चुका है। तो कभी कभी क्या है ना कि हाँ, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर बैठा हुआ है पीएम की कुर्सी पे, जियो पॉलिटिक्स का। और इंडिया की फिलहाल पूरी दुनिया से बनती है, पूरी दुनिया से। इंडिया कैन हेल्प Israel in backdoor diplomacy with America, with CIA, with George Soros, with Clinton, with Obama, with CCP। और देख टर्की भाई, का यही एक पर एक और जी जी आखिरी चीज जी मैं बता बताइए, दूं, जी बताइए, जी बताइए। टर्की का एक और दुश्मन है कुर्द। हम्म। कुर्द इंडिया को पसंद करते हैं और वो इसराइल को भी पसंद करते हैं। और वो सीरिया, लेबनान और ईरान में पूरा स्कैटर्ड हुए हैं कुर्द। तो कल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं कुर्दी अपराइजिंग ना कर दें टर्की के अंदर या इकट्ठे ना हो जाए। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। एक और चीज जो इजरायली पीएम के उसमें मैंने मेरे दिमाग को थोड़ा स्ट्राइक किया, उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड की बात की, सऊदी अरब, यूएई, इंडिया, और उसको आगे बढ़ाने की बात की। इसका क्या मतलब निकाला जाए, मतलब ये किस ओर जा रहे हैं? अब्राहमिक अकॉर्ड्स में सर देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी में इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इधर आपके मिडिल ईस्ट में स्पेशली एमजे अकबर और सुषमा स्वराज जी ने बहुत मतलब दिन रात एक कर दिया। ना कि सिर्फ इंडिया के रिश्ते अच्छे हो, इंडिया को सर सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब मिडिल ईस्ट के इसराइल से भी रिश्ते अच्छे होंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आज हमें समझ में आ रही है। रेलवे लाइन भी बन रही है तो चक्करव्यूह में इसराइल भी आ रहा है, तो फिर आगे भी कनेक्ट करना है। तो अब्राहम अकॉर्ड्स में इंडिया ने करंटली देख लें, सऊदी और ईरान की दोस्ती के पीछे ईरान को जो बैकिंग दी, ईरान को जो मनाया, वो चाइना ने मनाया था, सऊदी को इंडिया ने मनाया था। I2U2 क्या है? I2U2 इज बेसिकली कि ईरान को किस तरह मेन स्ट्रीम किया जाए। हम्म। इकोनॉमिक वगैरह जो है वो अपनी साइड पे, जियो पॉलिटिकली उसका क्या है, जियो पॉलिटिकली ईरान को मेन स्ट्रीम करो, खोमेनी को खत्म करो, ईरान को तरक्की दो ताकि उनका वो न्यूक्लियर डिटरेंट हो जाए और इसराइल की जान छूट जाए ईरान से। तो ये चीज है। तो ईरान हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको पता ही है कि मोदी जी के टाइम ही एमबीएस आया है और एमबीएस के आते आपने सऊदी में चेंजेस देखे हैं। और एमबीएस की जो स्टेटमेंट है फॉर पीएम मोदी कि ही इज माय बिग ब्रदर, बहुत कुछ कहे जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स में सर कोई भी चीज नजरअंदाज नहीं की जाती। और और इसका एक और चीज मैंने देखी है देव भाई, कि जो जिस तरह से हिंदू, खासकर हिंदू कम्युनिटी को सऊदीया में एक तरह से क्या कहूं मैं, कि सर आंखों पर बिठाया जा रहा है, इसकी वजह से ही हुआ है ये। बिल्कुल सर, इसकी वजह से हुआ, नहीं तो 14 से पहले कौन पूछता था? योगा गया 14 के बाद, महाभारत जाती है स्कूलों में, रामायण जाती है। ठीक है, डी रेडिकलाइजेशन शुरू होती है स्कूल की किताबों में। हिजबुल्लाह को, इसराइल को अब अच्छा पढ़ाते हैं, एंटी सेमिटिज्म की चीजें खत्म करके अब एंटी हिजबुल्लाह, एंटी वो जो भी आईसिस है वो डाल दी है उन्होंने अपनी स्कूल की बुक्स में। ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाते हैं, इंडिया को 370 पे सपोर्ट करते हैं, आर्टिकल 370 पे। इंडिया को ओआईसी में सपोर्ट करते हैं, राम मंदिर पे सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जब राम मंदिर के खिलाफ गया था तो यूएई के शेख का जो आगे रिस्पॉन्स था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी अपने मुल्क के अंदर 16 एकड़ जमीन दी है। ये यूएई के शेख का ओआईसी की मीटिंग में इमरान खान को ये जवाब था व्हेन ही वेंट फॉर रेजोल्यूशन अगेंस्ट राम मंदिर अयोध्या में। तो ये 14 के बाद ही क्यों हो रहा है हर चीज, 14 से पहले कभी क्यों नहीं हो रहा? 14 से पहले वो हमें सिर्फ वर्क, 14 से पहले भी इंडियन तो पढ़े लिखे ही थे, इंडियन डायस्पोरा उतना ही कंट्रीब्यूट करता था जितना 14 के बाद करता, पर वो इज्जत 14 के बाद क्यों मिल रही है, उससे पहले क्यों नहीं मिलती? ये हमें देखने की बहुत जरूरत है। और एक चीज मैं ऐड करूं, जो लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि मोदी जी के जो मुंह से एक बात निकली थी साउथ चाइना की, ठीक है, वो खटक रही है। तो हमारी जैसी रिकॉर्डिंग खत्म हुई उसके बाद
थोड़ी 1 या 2 घंटे बाद न्यूज आ गई थी कि चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन गायब हो गई साउथ चाइना सी में। अच्छा। प्रूफ तो कोई अरे भी नहीं ये है, तो मेरा ध्यान नहीं गया उस पे। इसकी न्यूज है, प्रूफ नहीं है कि इंडिया का क्या हाथ है। ओके। पर मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, साउथ चाइना सी 2 घंटे बाद वही न्यूज आ जाती है अगले दिन। तो ये हमें देखना चाहिए कि बहुत कुछ चल रहा है जो हमें नहीं पता। अच्छा, आपने बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया, चक्रव्यूह। जी तो इस चक्रव्यूह के बारे में कुछ बताइए फिर। देखिए सर, पहला जो चक्रव्यूह है वो आपका इंडिया की बाउंड्रीज को सेव करना है। सेकंड लेवल जो है चाइना से सेव करना है। थर्ड लेवल जो है वो आपके ट्रेड रूट से रिलेटेड है। फोर्थ भी आपका ट्रेड रूट से रिलेटेड है करंटली। फ्यूचर में जाके लेवल 3 एंड लेवल 4 जो ट्रेड रूट्स हैं वो आपके अमेरिका के खिलाफ मदद में आएंगे, बचत में आएंगे। ठीक है, जब आपका अमेरिका दुश्मन बन जाएगा, कॉम्पिटिटर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाएगा, आज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। जो लेवल 5 है वो जो है वो इंडिया की आप समझे वेल्थ है, इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक आप समझे ब्लैकमेलिंग पॉइंट है, एक बैकबोन होगी फ्यूचर की, एनर्जी की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, जो कि लेवल 5 में आर्टिक और एंटार्क्टिका आते हैं। वो मैप मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दूंगा, आप लगाइएगा। मेरा पूरा बना बिल्कुल हुआ है वो बिल्कुल, मैप, जरूर लेवल 1 लेवल जरूर 2 के जरूर। साथ। और इस पर अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसको किस समझाते तरीके हुए, से, इसको समझाते बिल्कुल हुए। सर, बिल्कुल एक एक कंट्री को हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल, आपने एनर्जी की बात कही है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है, इज़राइल है, साइप्रस है, ग्रीस, यूरोप और इसके बीच इंडिया को लेके तो एक कनेक्शन बनाया जाएगा, और ये जो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की बात कही गई, तो इसका कितना फायदा इंडिया को मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? सर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, कौन से मुल्क से होगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जहां पे गैस के रिजर्व होंगे, जहां पे इसका खान होगी, जहां से निकलेगी। इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा ईरान और आपके कतर में है। पर टर्की अगर जाता है, टर्की को दबाया जाता है, इकोनॉमिकली खत्म है, उसकी बस जो चौधराहट है वो अगर खत्म होती है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को करता है, कतर की ताकत खत्म होती है कहीं ना कहीं। जो कतर की जो एक हम्म, वो चलती है मुस्लिम ब्रदरहुड वाली, 50% तो नहीं होगी पर 30-40% कहीं ना कहीं खत्म होगी कतर की। कतर लाइन पे आएगा। अभी मैं रिलायंस की एजीएम देख रहा था, तो रिलायंस के एजीएम में उन्होंने बोला कि हमने बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ तीसरे ब्लॉक की भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। सिर्फ ओके। गोदावरी बेसिन से आपके इंडिया को, सिर्फ रिलायंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिलायंस आपके इंडिया के हम्म। 40% नीड्स को पूरा करता है। ओएनजीसी अलग है, इंडियन ऑयल अलग है। अलग है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, आप ओएनजीसी की वेबसाइट पे जाएं, उसके अंदर विदेश लिमिटेड के सेक्शन में जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया में इंडिया गैस ब्लॉक्स खरीद रहा है। और आर्टिक सर्कल में हम पार्टनर है ही हैं। और सकलेन है, सकलेन में भी गैस तो है रशिया के। और सकलेन में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका निकल गया। इट वाज रशिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। अमेरिका निकल गया। जापान एंड इंडिया रिफ्यूज्ड to withdraw their partnership in Saklan project, and they went other way and buy out American equity. उन्होंने अपनी इक्विटी और मजीद बढ़ा दी है, इंडिया ने अपनी उधर बढ़ा दी। अमेरिका को बाय आउट किया। तो यानी और कि सर एक और, हम्म। गैस जो जी है बताएं। आपकी क्लीन एनर्जी में आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। और गैस से बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ आप एनर्जी की तरफ ना जाएं, आप एनर्जी से थोड़ा आगे मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में भी चले जाएं। ठीक है, आप गाड़ियों में भी चले जाएं। सीएनजी को लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते, गवर्नमेंट इसलिए प्रेफर नहीं करती कि सस्ती है, वो लोग प्रेफर करते होंगे कि सस्ती है। गवर्नमेंट प्रेफर करती है क्योंकि ये पोल्यूशन इसमें पेट्रोल के मुकाबले बहुत 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 कम होता है। जी बिल्कुल। तो कुल जमा बात यह है कि ये जो ट्राइलेटरल समिट होने वाली है, ग्रीस, इजराइल और साइप्रस, और प्लस 3+1 जो है इंडिया है, तो ये ना सिर्फ टर्की के नजरिए से, बल्कि हमारी एनर्जी नीड्स हो या मार्केट हो, कारोबार हो, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो आपकी बातों से लगी और जो मैंने भी समझी, कि डिफेंस कॉपरेशन और सिक्योरिटी कंसर्न जो हमारे हैं, तो ये भविष्य में बहुत बड़ा रोल पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच दिविक भाई कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी
और हमारे दर्शकों को आपके वीडियोस बहुत मजा आता है देखने में, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। लास्ट वीडियो जो हमने किया चाइना के ऊपर, बहुत अच्छे व्यूज आए थे और उसमें कमेंट्स में पढ़ रहा था, कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि नहीं यार बहुत अच्छा देविक भाई ने समझा और हमें बात समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग का ये काम है कि इजी वे में जियोपॉलिटिक्स और भारत की जो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के लिए उसको समझाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए कि इजी वे में लोग समझ रहे हैं इन बातों को जिन्हें लोग पहले नहीं समझते थे। बिल्कुल। नहीं सर, बस थैंक यही यू सो कहना मच। चाहेंगे जी जी यही जी कहना चाहूंगा लोगों को कि इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। आप और हर चीज पब्लिक में अवेलेबल है। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। हमने भी तो पब्लिकली ऑनलाइन ही तो बैठ के पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी को प्रूफ की जरूरत है तो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच देविक भाई, थैंक यू। जय थैंक यू हिंद। भाई, थैंक यू। जय।